एक बार सरल भाषा में सर बता दीजिए कि कौन सा फॉर्म जो होता है वो किस टैक्स पेयर के लिए ज़रूरी है। इनकेस अगर रॉन्ग यहाँ पर अगर हमने ITR फॉर्म चुन लिया तो क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं उसके, क्या उसमें दुविधा हो सकती है आगे चल के? देखिए, ऐसा है कि अभी बेसिकली इंडिविजुअल के लिए 4 ITR फॉर्म है, 1, 2, 3 और 4। मेजोरिटी जो लोग हैं वो ITR 1 भरते हैं। मतलब ITR 1 इंडिविजुअल भर सकता है जिनकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, जो रेसिडेंट है, जिनकी कैपिटल गेन इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, फॉरेन की कोई इनकम नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स नहीं है, कोई कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। तो ये लोग सब लोग जो है वो ITR 1 भर सकते हैं। जो ITR 1 नहीं भर सकते और जिनके बिजनेस इनकम नहीं है वो ITR 2 भर सकते हैं। ITR 4 जो टैक्स पेयर बिजनेस या प्रोफेशन में है और जो प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन है, जिसमें आपका जो रिसीट है उसका कुछ परसेंटेज आपका इनकम माना जाता है। अगर वो प्रिजम्पटिव स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं और आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप ITR 4 भर सकते हैं, और बाकी बचे जो बिजनेस वाले हैं वो उनको ITR 3 भरना है। तो ये रिस्पेक्टिव ITR के लिए जो क्वालिफिकेशंस होती हैं या फिर जो रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर आप अपनी सूटेबिलिटी के लिहाज से यहाँ पर ITR फॉर्म जो है वो यहाँ पर चुन सकते हैं। सर, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है और फॉर्म 26AS है, इसको लेकर भी काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन होता है। अंतर क्या होता है सबसे पहले सर एक बार ये समझा दीजिए हमारे दर्शकों को, और साथ ही में इनकेस अगर रिटर्न फाइलिंग से पहले इनका मिलान जो है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है इनकेस जब इनकम टैक्स फाइलिंग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं तो? देखिए, मिलान कितना इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि उसमें आपके जितने सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो रिफ्लेक्ट होते हैं, और उसकी जो इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन है वो आपको अपने ITR में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 26AS मुहैया कराता था, जिसमें आपकी टैक्स की और इनकम की डिटेल, रिफंड की डिटेल हुआ करती थी। अब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कुछ डिटेल्स है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश करनी पड़ती है। तो उसके बेसिस पे 2021 से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। तो AIS में जो 26AS में जो इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन AIS में है। इसके अलावा आपके जैसे इन्वेस्टमेंट्स है, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हैं, शेयर खरीदे हैं, वो सब के ट्रांजैक्शंस उसमें रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो 26AS है वो AIS का सबसेट है। मतलब जो AIS 26AS छोटी चीज है जो अपने आप में AIS में इंक्लूडेड है। 26AS जो फॉर्म है यहाँ पर उसमें थोड़ी लिमिटेड जानकारियाँ होती हैं, यानी कि टैक्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन AIS फॉर्म में आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह किए होते हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर होती है। वो आपका म्यूचुअल फंड हो गया, FD वगैरह हो गया, इसके अलावा कई सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पूरी जानकारी यहाँ पर AIS में यहाँ पर होती है। सर, मैं सही समझ रहा हूँ इस चीज़ को? एकदम सही समझ रहे हैं सर। इनकेस अगर मिसमैच अगर इसमें हो जाता है, जैसे कि AIS की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन हम लोग ने ना किए हों, इम्प्लीकेशन उसके ना देखने को मिल रहे हों, लेकिन उसमें मेंशन है, उसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं इनकेस अगर ऐसा मिसमैच देखने को मिलता है उसमें? तो देखिए, ऐसा है कि जैसे जो एंटिटी रेस्पॉन्सिबल है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने के लिए, उनके एंड पे कोई ना कोई कारण से गलती हो सकती है और आपका ट्रांजैक्शन नहीं है, आपके उसमें लॉगिन में रिफ्लेक्ट हो रहा है या कोई ट्रांजैक्शन दो तीन बार दिख रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करके AIS डाउनलोड करिए, और उसमें अगर आपको कोई मिस्टेक दिख रही है, कोई अपेरेंटली मिसमैच है, मतलब आपका खुद का जो रिकॉर्ड के हिसाब से ट्रांजैक्शन है और जो आपको लगता है कि मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या कोई डबल आ गया है, तो आप वहीं ऑनलाइन ही उसको रेक्टिफिकेशन का सबमिशन कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया तो वो आपके लिए वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, और फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जो जिसने इंफॉर्मेशन फर्निश करी थी उनको फॉरवर्ड करता है रिकन्फर्मेशन के लिए। मतलब आप ITR भरेंगे, ITR में आज की तारीख में बहुत सारे डेटा ऑटो पॉपुलेट होते हैं, तो एक बार अगर आपने AIS करेक्ट कर दिया है तो करेक्टेड डेटा आपके ITR में आएगा। तो जब आप ITR भरने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको अपना AIS जरूर चेक कर लेना चाहिए। और AIS डायनामिक रहता है, मतलब वो चेंज होता रहता है। जैसे ही किसी एंटिटी ने
कोई इंफॉर्मेशन सबमिट की और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अपडेट करता है तो आपका एआईएस है वो चेंज हो जाता है। तो आपको एआईएस थोड़े थोड़े समय से एक्सेस कर लेना चाहिए। और जब आप रिटर्न भरते हैं उसके पहले भी कर देना चाहिए, और रिटर्न भरने के बाद में भी देख लीजिए कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो पुराने एआईएस में नहीं था इसलिए आपके आईटीआर में नहीं आया, पर जो लेटेस्ट एआईएस अवेलेबल है उसमें है।